हेलो एवरीवन। तो हम लोगों ने अपना फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और नेचर ऑफ ड्रग्स एंड सोर्स ऑफ ड्रग्स कंप्लीट कर लिया था। अपनी पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया था। ये आप लोग केडी त्रिपाठी बुक से देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो आज हम लोगों का नया टॉपिक है, हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे, ड्रग नॉमेनक्लेचर। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने पहले पढ़ लिया था, इतना पढ़ लिया है, अब ड्रग नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। तो ज़्यादा टाइम ख़राब करके ना करके अब हम लोग ड्रग नॉमेनक्लेचर को स्टार्ट करते हैं। तो ड्रग नॉमेनक्लेचर बेसिकली जो होता है वो नाम के आधार पर 3 कैटेगरी में बांटा गया है: केमिकल नेम, नॉन प्रोप्रिएटरी नेम और प्रोप्रिएटरी नेम। तो ये दिए हुए हैं इसमें। तो केमिकल नेम्स तो आप सभी लोग जानते ही हैं, जैसे हम लोग केमिकल फार्मूले का बेसिस पे पढ़ते हैं। तो ये केमिकल्स नेम जैसे होते हैं आइसोप्रोपिल अमीनो, ऐसे करके दिए होते हैं, प्रोपेनॉल। तो ये प्रिस्क्राइब नहीं किए जा सकते हैं। तो ऐसे ही नॉन प्रोप्रिएटरी नेम जो होते हैं वो जैसे हम लोग जेनरिक दवाई के नाम पे कह सकते हैं, जो मार्केट में अलग से ब्रांड आती है, जो कंपनी ब्रांड बनाती है, उसे प्रोप्रिएटरी नेम के नाम से जान सकते हैं। तो ये महंगी भी होती हैं जेनरिक दवाइयों से। इसमें कंपनी वाले जो होते हैं, कंपनी के लोग, वो प्योरिटी डिसाइड करते हैं और आइडेंटिफिकेशन करते हैं दवाई का, तो ये महंगी हो जाती है जेनरिक दवाई से। तो आज हम लोग केमिकल नेम के बारे में पढ़ेंगे। तो ये केमिकल नेम दिया हुआ है, केमिकल नेम में ये दिया हुआ है, ये नाम, ये जो केमिकल नेम जो होता है वो पदार्थ को रासायनिक रूप से परिभाषित करने के लिए रखा गया है। ये जो नाम रखा गया है वो केमिकल रासायनिक रूप से परिभाषित करने के लिए रखा गया है। जैसे इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है 1 आइसोप्रोपिल अमीनो 3 1 नेप्थेलॉक्सी प्रोपेन 2 ऑल। ये जो इतना लंबा केमिकल फार्मूला है, ये हम लोगों को फॉर प्रोपेनॉल के लिए दिया गया है। प्रोपेनॉल के लिए इतना लंबा दिया हुआ, ये हम लोग प्रेस्क्राइब तो नहीं कर सकते हैं, इसलिए और नामों की भी ज़रूरत पड़ेगी, आगे मैं आपको बताऊंगा। ये नाम बहुत ही बड़ा और बहुत ही बोझिल है और इसका प्रयोग प्रेस्क्रिप्शन में भी नहीं किया कर सकते हैं। तो इसकी सुविधा और सरलता के लिए निर्माता द्वारा एक ऐसा नाम दिया जा सकता है जो सुविधाजनक हो। इसके लिए, इसको सरल करने के लिए RO 15/1788 ये एक कोड नेम है। इसे बाद में फ्लूमेजेनिल नाम दिया गया है, जिसे बोलने में आसानी होती है। तो ये फ्लूमेजेनिल नाम से दिया गया बाद में। फ्लूमेजेनिल एक इंजेक्शन आता है जो बेंजोडाइज़ेपिन एंटागोनिस्ट होता है। इसका यूज़ सर्जरी के लिए, सर्जरी के समय सेडेटिव इफेक्ट लाने के लिए हम लोग करते हैं। जैसे बेंजोडाइज़ेपिन्स दिए जाते हैं हम लोगों को, जो रिवर्स एक्शन शो करता है। हम लोग जैसे कोई किसी पेशेंट को सेडेटिव देते हैं तो उसको रिवर्स, उसे होश में लाने के लिए ये इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो इसका यूज़ किया जाता है फ्लूमेजेनिल का। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, ये नॉन प्रोप्रिएटरी नेम की बात करते हैं। तो ये नॉन प्रोप्रिएटरी होते हैं, इसे हिंदी में हम लोग कह सकते हैं गैर मालिकाना नाम, गैर मालिकाना नाम भी कह सकते हैं इसे, और इसे जेनरिक दवाइयाँ भी कह सकते हैं। इसका जो नाम है वो नॉन प्रोप्रिएटरी, ये एक अच्छी साइंटिफिक अथॉरिटी द्वारा स्वीकार किया गया है। जैसे USAN, BAN, इनके नाम अमेरिका और ब्रिटिश द्वारा अपनाए गए नाम है। तो ये जो होते हैं ब्रिटिश, जिनके नाम जो होते हैं USA, ब्रिटिश द्वारा अपनाए जाते हैं। इंटरनेशनल नॉन प्रोप्रिएटरी नेम ये दिया हुआ है RINN। इसका यूज करने के लिए सभी देशों के साथ एक एग्रीमेंट किया जाता है RINN के अनुरूप। ना होने के कारण ही पुरानी दवाइयों को बैन भी किया जाता है। अगर वो दवाइयाँ अनुरूप नहीं हैं RINN के, तो पुरानी दवाइयों को बैन भी करा जा सकता है। हालांकि कई पुरानी दवाइयाँ जो होती हैं अभी भी बहुत सारी नॉन प्रोप्रिएटरी नेम की दवाइयाँ यूज आती हैं, जैसे मेप्रिडीन और पैथिडीन या फिर लिडोकेन और लिग्नोकेन, ये दवाइयाँ भी यूज आती हैं, आजकल यूज करी जाती हैं। और जैसे ये मेप्रिडीन और पैथिडीन का यूज जो है प्रसव के समय जो दर्द होता है इसके लिए यूज किया जाता है ज़्यादातर।
और ये जो लिडोकेन और लिग्नोकेन की जो दवाई हैं, ये जो दवाई हैं, इसका यूज़ लोकल एनेस्थीसिया के रूप में किया जाता है। तो जब तक ड्रग को फार्माकोपिया में शामिल नहीं किया जाता, तब तक नॉन प्रॉप्रिएटरी नेम को अप्रूव्ड नेम भी कहा जा सकता है, और इसको फार्माकोपिया में शामिल करने के बाद ये प्रॉप्रिएटरी नेम बन जाएगा। ऑफिशियल पब्लिकेशन में आने के बाद ये ऑफिशियल नेम बन जाता है। तो आमतौर पर नॉन प्रॉप्रिएटरी नाम की जगह पर एक टर्म जेनेरिक नेम का यूज भी किया जाता है, लेकिन एथिमोलॉजिकली ये गलत है। इसका नाम जेनेरिक नाम यूज नहीं करना चाहिए। जेनेरिक का यूज यौगिक के केमिकल या फार्माकोलॉजिकल ग्रुप पर किया जाना चाहिए। इसका जैसे ये दिया हुआ है फिनोथाइजाइड्स, और अन्य उदाहरण भी इसके दिए गए हैं, उस पर करना चाहिए। लेकिन फिर भी इसके अनुयुक्त नाम को व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है और आधिकारिक पारदर्शिता में भी यूज किया जाता है। तो ये नॉन प्रॉप्रिएटरी नेम जो होता है, इसके बारे में तो आप लोग समझ ही गए होंगे। ये जो होता है वो केमिकल नेम पर ही होता है, लेकिन ब्रांड नहीं दिया जाता है इसके बारे में, तो इसको ये लोग बैन भी किया जाता है पुरानी दवाइयों को। अब हम लोग देखते हैं इधर तरफ प्रॉप्रिएटरी नेम क्यों आया हुआ है। हम लोग प्रॉप्रिएटरी नेम को देखते हैं। ये प्रॉपर्टी नेम को इसको ब्रांड नेम भी कह सकते हैं। ये निर्माता द्वारा सौंपा जाने वाला नाम होता है। ये उसकी प्रॉपर्टी है, एक चिन्ह है जिससे उसकी दवाई की पहचान हो सके। जैसे दवाई की पहचान करने के लिए जैसे एमलो का गार्ड, इस टाइप की दवाइयों के आते हैं मार्केट में, ये सब दवाइयाँ बिकती हैं। तो इनके नाम, कोई भी कंपनी का नाम कोई भी होता है, अंदर फार्मूला अलग होता है। तो ये दवाइयों की पहचान करने के लिए नाम दिए जाते हैं। बहुत सारे मैन्युफैक्चरर जो होते हैं, जो निर्माता होते हैं, वो एम्लोडिपिन के लिए एमकार्ड, एलोगार्ड, एम्ब्लोकार जैसे नाम रख लेते हैं। ऐसे ही ना, यही नाम जो मार्केट में यूज़ करते हैं वो। ये नाम आकर्षक, संक्षिप्त और याद रखने में आसान भी होते हैं, इसलिए अक्सर डॉक्टर जो होता है वो भी इसे सजेशन के लिए यूज़ करता है। बहुत बड़ा नाम नहीं देता है, इसीलिए दवाई का शॉर्ट नेम ही दे देता है, प्रिस्क्राइब कर देता है। इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे लेप्रेसोर ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए सजेस्ट करी जाती है। और ब्रांड नाम जो होता है वो अलग अलग देशों को अलग अलग होते हैं। जैसे टिमलॉल मैलेट एक आई ड्रॉप होती है जो मार्केट में बेची जाती है। यूएसए में यही जो दवाई होती है वो टिमोक्टिक नाम से बिकती है, और इंडिया में यही जो होते हैं, इसी फार्मूले की दवाई जो होती है वो ग्लूकोमॉल नाम से बिकती है। तो अलग अलग देशों में अलग अलग ब्रांड नेम से यूज करी जा सकती है। और यहाँ तक ऐसा होता है कि एक ही जो दवाई का निर्माता होता है वो अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से भी दवाइयाँ बेच सकता है। तो इसके अलावा कंबाइंड जो फार्मूला होते हैं उनके अपने कई ब्रांड नेम होते हैं। इसके कारण दवाओं के नामकरण में बहुत सारा कन्फ्यूज़न भी क्रिएट हो जाता है। इसलिए यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए नॉन प्रॉप्रिएटरी नामों का उपयोग करना सुविधाजनक और बेहतर है, इसलिए डॉक्टर इसे प्रिस्क्राइब कर देते हैं। जैसे बहुत सारा जो कॉम्बिनेशन वाली दवाइयाँ होती हैं उनमें कॉम्बिनेशन का जो फार्मूला होता है वो डॉक्टर अलग अलग तो नहीं लिख सकता, इसलिए जो ब्रांडेड नेम होता है एक दवाई में, तो डॉक्टर को मालूम होता है कि कौन सी दवाई के कंबाइंड में कौन सा फार्मूला पड़ा होगा, वो प्रिस्क्राइब कर देता है। और जैसे इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे बीटा ब्लॉकर के लिए प्रोपेनॉल और स्टेलॉल, टीमोलॉल और ये नाम होते हैं। और जेनरिक दवाइयाँ अपनी ब्रांडेड दवाइयों की तुलना में बहुत सस्ती भी होती हैं, तो इस कारण से केमिस्ट जेनरिक ड्रग देने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो स्वतंत्र नहीं होता है, क्योंकि जो दवाइयाँ होती हैं, जो निर्माता द्वारा दवाइयाँ जो दी जाती हैं मार्केट में, वो ब्रांड नाम को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे रुपए खर्च करते हैं निर्माता, इसलिए इन्वेस्ट करते हैं रुपए। तो इसलिए जब दवा ब्रांड नेम से मार्केट में
आती है तो उस प्रोडक्ट की स्थिरता और प्योरिटी, क्वालिटी, जैव उपलब्धता ये सब भी निर्धारित करती हैं कंपनी वाले। ये इनका जो होता है एक दायित्व होता है जिससे वो ब्रांड नेम बेच रही हैं, तो वो उनमें क्वालिटी है, प्योरिटी है कि नहीं है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसे क्वालिटी को निर्धारित करना इम्पॉर्टेंट होता है। और जब किसी भरोसेमंद ब्रांड की क्वालिटी पर ऑफिशियल कंट्रोल नहीं होता तब दवाइयाँ प्रेस्क्राइब करना और भी आसान हो जाता है। तो ये और भी आसान तरीके से बेची जा सकती हैं। तो हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है अपना। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक अपना पढ़ेंगे। और आप लोग पिछली वीडियो भी देख लीजिएगा। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा, आप लोग उसे भी देख सकते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।